हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड सेकेंड ईयर का पेपर लेकर आई हूँ, जो कि सेशन 2015 से 17 के बीच का है। और इसका ये पेपर जो है, इसका नाम है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल। इसका पेपर का कोड है E301। ये पेपर जो है आपका 3 घंटे का है और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 40 हैं। ये पेपर आपका 3 भागों में आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो है आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि कंपलसरी होते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 8-8 नंबर का होता है। सेक्शन बी में आपको जो है 8 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन जो है आपका 2-2 नंबर का है। सेक्शन सी में आपको जो है 10 में से 8 क्वेश्चन करने हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1-1 नंबर का है। आइए यहाँ पर देखते हैं सेक्शन ए हमारा किस तरह से दिया हुआ है। और क्वेश्चन 1 हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन 1 यहाँ पर दिया है, विशेष शिक्षा एवं एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे जो हमें बताना है, पहले एक विशेष शिक्षा के बारे में बताना है, फिर एकीकृत शिक्षा के बारे में बताना है, समावेशी शिक्षा के बारे में बताना है। इस तरह से आप अंतर जो है एक एक करके भी बता सकते हैं और लाइन खींचकर भी आप बता सकते हैं कि 2 पार्टीशन में कर लीजिए और एक जो है विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर बता सकते हैं। आप विशेष शिक्षा में आप बता सकते हैं, विशेष शिक्षा से ही समझ में आ जाता है कि विशेष प्रकार की शिक्षा या फिर विशिष्ट शिक्षा प्रतिभाशाली व अपंग बच्चों के लिए जो है एक साथ शिक्षा देने, अलग अलग शिक्षा प्रदान करना क्या है, विशेष शिक्षा या विशेष प्रकार की शिक्षा देना है। ये व्यवस्था जो है अपंग और सामान्य बच्चों को अलग अलग करती है। ये भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित होती है। विशेष शिक्षा वास्तव में प्रत्येक प्रकार से जो है प्रत्येक क्षेत्र में जो है विशेष है और साधारण स्कूल पद्धति से बिल्कुल ही अलग है। हम इसमें विशेष शिक्षा के अंतर्गत बता सकते हैं। और एकीकृत शिक्षा के अंदर हम बता सकते हैं, सामान्य विद्यालय में जो है विशिष्ट शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है और अपंग तथा सामान्य बच्चों को एक समान एक ही दैनिक कार्य प्रदान किया जा सकता है। सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है और बाधित और अपंग छात्रों को जो है सामान्य बच्चों के साथ साथ ही क्रीड़ा स्थल और पुस्तकालय तथा जन सुविधाओं को जो है एक साथ साथ उपलब्ध कराया जा सकता है। और यहाँ पर देखते हैं समावेशी शिक्षा के अंदर हम क्या लिख सकते हैं। समावेशी शिक्षा में हम लिख सकते हैं, समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का नया प्रगतिशील स्वरूप है। इस व्यवस्था में शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में अपंग तथा सामान्य बच्चों को साथ साथ समान रूप से शिक्षा दी जाती है और समावेशी शिक्षा समानता के सिद्धांत पर आधारित है और बाधित बालक और सामान्य बच्चे जो हैं एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम इसमें बता सकते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अथवा करके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन कर सकते हैं। शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहले यहाँ पे जो है मुख्य धारा का प्रत्यय समझाना है, उसके बाद विशेषताओं का वर्णन करना है। शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय जो है सैमुअल ग्रिडवे होवे ने दिया था और जिसने अपने कार्यों में दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित रूप से बच्चों के लिए जो है शिक्षण की उत्सुकता में रुचि दिखाई थी। उसने अपंग व सामान्य बच्चों को जो है एक साथ रखने का प्रयास किया। सभी बच्चों अपंग और सामान्य विद्यालय में शिक्षा देने पर भी बल दिया है उसने। इसके बारे में बताना है। इसके बाद यहाँ पे जो है विशेषताएं बतानी है कि किस तरह से बताया गया है। सामान्य शिक्षा संस्थाओं में सामान्य शिक्षा का अपंग बच्चों के साथ जो है प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए उनके प्रति, और सहायक सेवाएं तथा कर्मचारी बच्चों तथा कक्षा में शिक्षण के लिए अध्यापक उपलब्ध होने चाहिए। और शारीरिक रूप से बाधित जो बच्चे हैं, सांसारिक और सामाजिक तथा अनुदेशात्मक एकीकरण की जो है प्रति भावना होनी चाहिए। शिक्षा की मुख्य धारा से समन्वित बच्चों के लिए शिक्षण कार्यक्रम योजनाबद्ध तरीके से होने चाहिए, जिससे कि विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर बतानी है। आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सहयोगी अधिगम क्या है, इसके विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से, इसकी विशेषता और सीमाओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे जो है हम पहले सहयोगी अधिगम क्या है इसके बारे में बताएंगे, फिर सिद्धांत कौन कौन से हैं इसके और विशेषताएं और सीमाओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर हम बताएंगे सहयोगी अधिगम क्या है। सहयोगी अधिगम वह अधिगम है जिसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे एक ही कक्षा में एक साथ मिलकर अधिगम करते हैं और इस प्रकार अधिगम का मतलब सीखते हैं। इस प्रकार के अधिगम में बच्चे एक दूसरे के अधिगम में मदद करते हैं, एक दूसरे को सीखने में मदद करते हैं। वे किसी समस्या के समाधान के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और अपने कार्य को पूरा करते हैं। इससे क्या होता है कि सीखने के अवसर मिलते हैं बच्चों को और श्रवण कौशल का विकास होता है और फिर प्रश्न पूछने की जो है क्षमता बढ़ती है उनमें, और प्रश्नों का जवाब देना
जवाब भी देने की भावना बढ़ती है और सहायता प्राप्त करना या सुझाव देना, और उनके अंदर जो है इस भावना का विकास होता है और अच्छा स्वभाव बढ़ता है उनके अंदर, और दूसरों के जो है गलतियों को जो है सुधारने की भावना होती है उनके अंदर। ये सारी चीजें हम इसमें बता सकते हैं। और अथवा करके देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समूह अधिगम क्या है? समूह अधिगम को कैसे सफल बनाया जा सकता है? समूह अधिगम, समूह से ही समझ में आता है कि ग्रुपिंग में जो सीखते हैं बच्चे उसको समूह अधिगम कहते हैं। और समूह अधिगम शिक्षा में एक नवीन प्रणाली है जिसके अधिगम में 2 या 2 से अधिक छात्र एक समूह में होकर योजनाबद्ध तरीके से जो है समूह के अधिगम का संपादन व मूल्यांकन कार्य करते हैं। हम इसको किस तरह से सफल बना सकते हैं? हम इसको सफल बना सकते हैं कि सभी बच्चों को अलग अलग ग्रुपिंग में रखा जाए और उनका अलग अलग ग्रुप बना दिया जाए और उनको प्रोजेक्ट कार्य सौंप दिया जाए, जिससे कि उनके अंदर सहयोग की भावना बढ़ेगी, एक दूसरे को कार्य करने की क्षमता में मदद करेंगे और जो है एक दूसरे को समझेंगे और क्या है कार्य को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी भावनाएं उसमें आ सकती हैं। तो समूह अधिगम को इस तरह से हम सफल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? बाधित बालकों हेतु एक समावेशी स्कूल का प्रारूप तैयार कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले प्रबंधन के बारे में बताना है। प्रबंधन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रबंधन का इंग्लिश में मीनिंग होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब कि किसी चीज को तैयारी करने के लिए और उसकी तैयारी के लिए जो है हमें पहले से ही जो है प्रोग्राम तैयार करने पड़ते हैं, प्रोसेस तैयार करना पड़ता है। और प्रबंध मतलब कि तैयारी करना। तो यहाँ पे देखिए, अब एक स्कूल है तो स्कूल में क्या है, शिक्षक भी होते हैं और क्या प्रधानाध्यापक भी होते हैं, मैनेजमेंट होता है कि सभी चीजों की व्यवस्था उन्हीं से होती है। और बाधित बालकों हेतु एक समावेशी स्कूल का प्रारूप तैयार कीजिए। तो हम इसका प्रारूप किस तरह से तैयार कर सकते हैं? बाधित बालकों के लिए एक समावेशी स्कूल है, जैसे कि उसमें क्या सामान्य बच्चे भी बैठे हैं और बाधित बच्चे भी बैठे हैं। मान लीजिए किसी को कम दृष्टि है, नहीं दिखाई देता है किसी को, तो उसको दूर ना बिठाने की बजाय उसको सबसे आगे बिठाएंगे ताकि उसकी जो दृष्टि है सीधे ही ब्लैक बोर्ड पर पड़े। और जो लिखने का तरीका है हमारा थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे और जो है बच्चे को दिखाई दे और रंगीन चौक का प्रयोग करेंगे। और इसके लिए क्या है, बच्चों से बीच बीच में क्वेश्चन करते रहेंगे जिससे कि उन्हें समझ में आता रहे। तो ये है बाधित बालकों हेतु एक समावेशी स्कूल का प्रारूप तैयार करना। आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनों में से भी एक ही क्वेश्चन कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा में संवर्धन हेतु समावेशी शिक्षक की भूमिका पर विस्तार से परिचर्चा कीजिए। समावेशी शिक्षा के संवर्धन हेतु समावेशी शिक्षक की भूमिका पर विस्तार से चर्चा कीजिए। इसमें हम लिख सकते हैं कि अध्यापक के मुख्य कार्य क्या हो सकते हैं इसमें समावेशी शिक्षा में। एक तो शिक्षण देना हो गया, शिक्षण देना, और क्या है गठन करना, ऑर्गेनाइजेशन करना और निरीक्षण करना, और क्या है परीक्षण व मूल्यांकन भी करना इसका हो सकता है, रिकॉर्ड रखना भी हो सकता है, मार्गदर्शन भी शिक्षक कर सकता है इसमें, और संबंध स्थापित करना, बच्चों के साथ जो है संबंध स्थापित कर सकता है अपना प्रेम पूर्वक। और क्या है कि इसमें समावेश शिक्षक जो होता है, शिक्षा क्या होता है, शिक्षा की आधारशिला होती है और इसी में जो है शिक्षक सहायक करता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि जो समावेशी शिक्षक के अंतर्गत जो है शिक्षक की जो भूमिका होती है वो क्या होती है, एक जीवन शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए, संवेगात्मक संतुलन होना चाहिए, सामाजिक गुण उसके अंदर होने चाहिए और विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए उसके अंदर कि उसे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, व्यवसायिक प्रशिक्षण उसके अंदर होना चाहिए, नेतृत्व की भावना भी होनी चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर आता है कि बाधित बच्चों के साथ जो है सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार उसमें होना चाहिए। ये सारी चीजें हम इसमें लिख सकते हैं। सेक्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें जो है 8 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर का है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ समावेशी शिक्षा की अवधारणा। इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि भारत में जो समावेशी शिक्षा के मुख्य धारा का जो आंदोलन है इसी का परिणाम है समावेशी शिक्षा। इस आंदोलन का उद्देश्य जो है विकलांगों को जो है मुख्य धारा के साथ जोड़ना था और हर एक बच्चे को जो है उचित शिक्षा देने का प्रयास करना था और बच्चे की वास्तविक शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना था और साधन उपलब्ध कराना था। इसमें क्या हम लिख सकते हैं कि स्थायी अध्यापकों और विशेष शिक्षक की योग्यता का जो है लाभ बच्चे को मिल सके, हम इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है PWD अधिनियम 1995।
अब पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 में हम लिख सकते हैं कि भारत का राजपत्र विशेष भाग 2 और धारा संख्या 1 1996 1 जनवरी 1996 का जो कानून बना था, कानून मंत्रालय न्याय तथा प्रावधान द्वारा नई दिल्ली द्वारा दिया गया है। और इसमें हम लिख सकते हैं शारीरिक रूप से बाधित बच्चे जो है और जो है प्रत्येक बच्चा जो है 18 वर्ष से छोटी आयु का है उसको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए और उसका जो प्रवेश है वो भी सुनिश्चित किया जाए। और सामान्य स्कूलों में बाधित बच्चे तथा सामान्य बच्चों को जो है एक साथ शिक्षा ग्रहण दी जाए और समावेशी शिक्षा संस्थान सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थापित किए जाएं और जिससे भारत क्षेत्र किसी भी भाग में रहने वाले बाधित बालक जो है स्कूल में प्रवेश कर सकें। और शारीरिक बाधित बालकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ साधन विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं को भी उपलब्ध कराए। और इसमें हम लिख सकते हैं जैसे कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में उपलब्ध मानव संसाधन का प्रयोग तथा उनका उपयुक्त विन्यास करके नियम अनुसार शिक्षा देने का प्रबंध कर सके। और मुक्त विद्यालय जैसे कुछ बच्चों की जो है शिक्षा छूट जाती है बीच में, उनको शिक्षा किस तरह से पूरी की जाए, तो उसके लिए मुक्त विद्यालय तथा मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से उसको शिक्षा दी जा सकती है। और क्या है, उनको व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाए, इलेक्ट्रॉनिक अथवा किसी अन्य माध्यम द्वारा कक्षाओं तथा विचार विमर्श उपलब्ध कराए जाएं और स्कूल में उपस्थित बाधित बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, पुस्तकें और अन्य सामग्री का वितरण भी किया जाए। व्यवसायिक प्रशिक्षण देने वाले स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थाओं से जो है प्रवेश संबंधी बाधाओं को हटाना चाहिए और शारीरिक बाधित बालकों के लिए छात्रवृत्ति का भी उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं समावेशी शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें बतानी है। शारीरिक व मानसिक रूप से बाधित और सामान्य व्यक्तियों की समाज में जो भागीदारी हो, सबके जीवन में समन्वयता हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हों, ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। बाधितों को सामान्य विकास के लिए अवसर दिए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामान्य बच्चा है तो वो सारे काम कर सकता है और बाधित बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है। बाधित बच्चों को भी समान अवसर दिए जाने चाहिए जिससे वे साहस तथा आत्मविश्वास से जो है जीवन यापन कर सके। इसके लिए बहुत सारे साधन हम यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे कि जहां तक संभव हो गंभीर रूप से बाधित सामान्य शारीरिक दोषों से बाधितों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ साथ होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों में ये विश्वास बना रहे कि हाँ हम भी कुछ सीख सकते हैं। और शिक्षण विशिष्ट शिक्षण संस्थाएं आवासीय सुविधा के लिए भी स्थापित होनी चाहिए। जहां तक संभव हो ऐसी संस्थाओं में बाधित बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देना चाहिए। शारीरिक रूप से बाधित बच्चों के लिए जो है शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयास होने चाहिए, प्रत्येक संभव दिशा में किए जाने चाहिए। ये सारी चीजें हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कक्षा प्रबंधन के घटक। कक्षा प्रबंधन के घटक कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो क्या करते हैं कि प्रधानाध्यापक हो सकता है, टीचर हो सकते हैं, कुशल शिक्षक हो सकते हैं, और क्या करते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट हो सकता है, कि कक्षा की प्रबंधता हो सकती है। ये कक्षा के प्रबंध के घटक हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं शिक्षण व अभ्यास के लिए अनुकूलन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है शिक्षण व अभ्यास के लिए अनुकूलन, अडॉप्शन फॉर टीचिंग एंड प्रैक्टिस। तो इसके लिए क्या है कि शिक्षण के लिए जो है शिक्षक को खुद भी इसके लिए नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, उसको अनुकूलन उसमें होना चाहिए। और क्या करते हैं कि शिक्षक जो है बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करे और उसमें जो है कुशलता होनी चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए। तो शिक्षण व अभ्यास के लिए अनुकूलन होना भी बहुत जरूरी है, तो ये यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है सामाजिक एवं संवेगात्मक समस्याएं। सामाजिक समस्याएं कौन सी होती है। सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत हम लिख सकते हैं जैसे भेदभाव की भावना और लिंग भेद की भावना, और जैसे कि बच्चों के साथ बहुत ज्यादा क्रूर व्यवहार किया जाए तो बच्चे का माइंड वहां से अपसेट हो जाता है, वो किसी और ही दिशा में अपने कदम बढ़ाता है और जैसे कि वो बुरे संगति का साथ पकड़ लेता है। तो ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत जो है जैसे कि लड़की लड़के में भेदभाव की भावना भी रखी जाती है, ये हमारी क्या है सामाजिक समस्याएं हैं। और संवेगात्मक समस्या जो होती है, तो संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों की जो समस्या इनको 3 भागों में बांटा गया है, आचरण की समस्या, व्यक्तिगत समस्या और अपरिपक्वता की समस्या। आचरण की समस्या के अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि जैसे बच्चा आज्ञा नहीं मानता है, झगड़ा करता है या फिर बहुत ज्यादा क्रोध करता है, तो ऐसे बच्चे क्या है आचरण की समस्या के अंतर्गत आते हैं। और व्यक्तिगत समस्या क्या होती है, जैसे बच्चे नाखून चबाते हैं, बहुत कम मुस्कुराते हैं या ज्यादा ही बोलते हैं या बिल्कुल शर्मीले होते हैं, ये सारी क्या है व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं।
अपरिपक्वता की समस्या के अंदर हम लिख सकते हैं कि इनकी जो इच्छाएं और आवश्यकताओं की जो पूर्ति ना होने पर बच्चे क्या करते हैं, अपने माता पिता से झगड़ा करते हैं। विद्यालय में भी इनका व्यवहार शिक्षक के प्रति अपेक्षित नहीं होता है। इनके व्यवहार में जो है स्थायित्व नहीं होता है, इनका व्यवहार प्रति क्षण बदलता रहता है। तो ये चीजें जो हम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है टोली शिक्षण। टोली शिक्षण, टीम टीचिंग। टोली शिक्षण से ही हमें समझ में आना चाहिए कि टोली बनाना, कि एक टीम बनाना, टीम बनाकर कार्य करना। और टीम कौन बनाता है? शिक्षक बनाते हैं, कि दल बनाने के साथ जो है काम करते हैं। और देखिए यहाँ पे टीम शिक्षण किस तरह से हम बता सकते हैं कि टीम शिक्षण जो है, दल शिक्षण एक प्रकार का अनुदेशनात्मक संगठन है और इसमें जो है 2 या 2 से अधिक शिक्षक जो हैं कुछ छात्रों को शिक्षण प्रदान करते हैं या फिर उन्हें शिक्षा देते हैं। ये छात्रों के कुछ समूह को संपूर्ण विषय वस्तु या उसके किसी महत्वपूर्ण सार्थक अंक का शिक्षण करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे बता सकते हैं। और हम ये भी बता सकते हैं जैसे कि टीम टीचिंग क्या होती है कि एक अनुदेशात्मक परिस्थिति है जहां पर 2 या 2 से अधिक शिक्षक शिक्षण कौशलों से युक्त एक दूसरे के सहयोग से योजना बनाकर छात्रों के एक ही समूह पर इनको लागू करते हैं, जिससे कि विशिष्ट प्रकार के अनुदेशन के लिए लचीली समूहीकरण प्रवृत्ति का प्रयोग करते हैं। हम ये यहाँ पर बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टीम टीचिंग से हमें क्या पता चलता है कि टीम टीचिंग में हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए। छात्रों की जो है रुचि और अभिव्यक्ति के अनुसार समूह बनाने की स्वतंत्रता इसमें रहती है और शिक्षकों की प्रतिभा, उत्कृष्ट अभिरुचि और बहुत ज्यादा जिनमें रुचि होती है का प्रयोग करने हेतु उनकी विषय में भी ज्ञान के बहुत से क्षेत्र होते हैं। इस विधि में एक से अधिक शिक्षक अपने अपने क्षेत्र में प्रतिभा का पूरा प्रयोग करते हैं। अनुदेशन के गुण को विकसित करने के लिए जैसे कि दल शिक्षण में 2 या 2 से अधिक विशेषज्ञ किसी एक निश्चित विषय के शिक्षण में सहयोग करते हैं और वे अनुदेशन के गुण का जो है विकास करते हैं और सहयोग करते हैं। ये क्या है, टीम टीचिंग के देश है। अब टीम टीचिंग के जो है किस तरह से विशेषताएं होती है, इसमें क्या विशेषता है टीम टीचिंग की? टीम टीचिंग का मुख्य उद्देश्य जो है अधिगम प्राप्त करना है और एक शिक्षकों की दूसरे शिक्षकों से मतभेद को दूर करना है और शिक्षक अपनी क्रियाओं को स्वयं निर्धारित कर सकता है। ये सारी चीजें हम इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है समावेशी शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि समावेशी शिक्षा में निर्देशन और परामर्श की क्या जरूरत होती है, कि शिक्षण एवं निर्देशन एवं परामर्श के लिए जो है यहाँ पर प्रधानाध्यापक, शिक्षक और अन्य जो है विशेषज्ञ इसमें सम्मिलित होते हैं और निर्देशन देना भी आवश्यक है। अगर बच्चे को निर्देश नहीं दिया जाएगा, उसको नियम कायदे नहीं समझाए जाएंगे तो वो गलत दिशा में जाएगा। तो इसलिए निर्देशन और साथ साथ परामर्श देना भी जरूरी होता है। यहाँ पे जॉन्स के अनुसार हम बता सकते हैं कि निर्देशन को विद्यालय के किसी भी एक भाग में केंद्रित किया जा सकता है और इसके लिए एक रूम कमरा बनाया जा सकता है। इसको परामर्श दाता या प्रधानाचार्य तक सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिक्षक भी परामर्श दे सकता है, क्योंकि निर्देशन प्रक्रिया में सहायता देना विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है। तो यहाँ पे निर्देशन की जो है विशेषता किस लिए है कि निर्देशन की व्यवस्था इसलिए है ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होना चाहिए और केवल प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को व्यवस्थित निर्देशन कार्यक्रम का नेतृत्व करना चाहिए। और यहाँ पर जो है निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त कार्य समन्वित रूप से किए जाने चाहिए। इसमें क्या है, नैदानिक, इसमें जो है समझने हेतु बात है, नैदानिक सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण इत्यादि की सहायता भी ली जा सकती है इसके लिए। और निर्देशन क्रियाएं निरंतर रूप से चलती रहनी चाहिए, जिससे विद्यालय जीवन में प्रविष्ट होने के समय से लेकर विश्वविद्यालय तक उनको निर्देशन सेवाएं प्राप्त होती रहें, जिससे कि बच्चे आगे चलकर कुछ बन सकें। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन सी में आपको 10 में से 8 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1-1 नंबर का है। यहाँ पे आपको सत्य असत्य बताना है। दृष्टिबाधित सुनने और स्पर्श से लिखते हैं। जी हाँ, दृष्टिबाधित जो बच्चे नहीं देख सकते हैं और उनको क्या है वो स्पर्श से लिखते हैं और सुनने के साथ सत्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भाषा के अंतर्गत अनेक घटक होते हैं। यस, यहाँ पे भी सत्य पर ही लगाना है, ट्रू पर लगाना है। भाषा के अंतर्गत अनेक घटक होते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। ये भी बात सही है कि दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, शिक्षण प्रबंधन का प्रत्यय हार्वर्ड ने दिया था। यस, ये भी शिक्षा प्रबंधन का क्या है, हार्वर्ड ने दिया था। परामर्श और निर्देशन में कोई अंतर नहीं होता है, ये बात सही है, परामर्श और निर्देशन एक जैसे ही होते हैं थोड़े। और द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग इज ट्रिपोलर, परामर्श की प्रक्रिया त्रिपदीय होती है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है, त्रिपदीय प्रक्रिया होती है ये। शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सत्य है, शिक्षा हमेशा शिक्षा ग्रहण करता है इंसान, जिंदा जीवित होने से लेकर मरने तक जो है कुछ ना कुछ जीवन से सीखता ही रहता है मनुष्य। तो ये शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक इटार्ड थे। ये भी ट्रू है कि समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक जो है इटार्ड ही थे। ब्रेल लिपि का विकास लुईस ने किया था, ये भी बिल्कुल सत्य बात है कि लुईस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, श्रवण बाधित बालक वाणी बाधित भी होते हैं। हाँ जी, जो बच्चे ठीक से नहीं सुन पाते हैं, जिन बच्चों को ज्ञान नहीं है कि क्या बोला जा रहा है, वो बच्चे बोलने में भी असमर्थ रहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।